साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 7वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो 6 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। और ये जो सेट है बिहार इंटर स्तरीय, ध्यान रखिएगा कि BSSC इंटर स्तरीय और साथ में बिहार SI दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन श्रम संगठन है। तो श्रम संगठन की हम लोग बात करें सबसे प्राचीन में, तो इसमें दिया है CITU। तो CITU का पहले हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। इसका पूर्ण रूप जो होता है वो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन होता है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1970 में किया गया था। उसके बाद से AITUC की हम लोग बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसका पूर्ण रूप होता है और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1920 में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष को ध्यान रखिएगा वो पूछता है, वो थे लाला लाजपत राय। तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें INTUC, तो INTUC जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1947 में हुआ था। उसके बाद से भारतीय मजदूर संघ, इसको जो है हम लोग शॉर्ट में BMS के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1955 में किया गया था। तो सबसे प्राचीन श्रम संगठन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा AITUC, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वर्ष 1920 में इसकी स्थापना जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं की हम लोग बात करें तो यह जो सिद्धांत है वो ऑगस्ट काम्टे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो मिड डे मील कार्यक्रम की हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था 8वीं योजना के तहत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं योजना की हम लोग बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो वर्ष 1992 से 1997 के मध्य था। और मिड डे मील कार्यक्रम की जो शुरुआत है उसको ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त, इसको डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत किया गया था 8वीं योजना के तहत। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाबों को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला। तो यह जो कथन है वो कहा गया था KM पन्नीकर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है छठा, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था। तो भारत में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो रुड़की में खोला गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सातवां, किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। तो यह जो है वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो चौथ और सरदेशमुखी जो मराठा प्रशासन में था वो कर व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवा, निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं। तो आइए इसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यकाल था वो 1713 से, ध्यान रखिएगा 1713 से 1720 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद से बाजीराव, दूसरा कह रहा है कि बाजीराव। तो बाजीराव के कार्यकाल की हम लोग बात करें तो 1720 से 1740 इनका कार्यकाल था।
नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव का जो कार्यकाल था वो 1740 से 1761 तक इनका कार्यकाल था। माधवराव प्रथम दे रहा है, तो माधवराव प्रथम का जो कार्यकाल था 1761 से 1772 ईस्वी इनका कार्यकाल था। तो इसलिए सबसे पहले जो हो जाएगा 1, उसके बाद से बाजीराव का कार्यकाल आएगा 2, उसके बाद से बालाजी बाजीराव का कार्यकाल आएगा 3 और उसके बाद से माधवराव प्रथम का कार्यकाल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, एका आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था। तो एका आंदोलन की हम लोग बात करें तो यह जो हुआ था वर्ष 1921 में हुआ था और उत्तर प्रदेश के जो हरदोई, बहराइच और सीतापुर के जो इलाका था उसमें यह आंदोलन किया गया था। और इसके हम लोग कारणों की बात करें तो इसमें जो है लगान की दरों में 50% से अधिक थी, इसका मुख्य कारण था। और दूसरा जो बी कह रहा है कि राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों की दमनात्मक नीति, ये भी इसका कारण था। तीसरा कह रहा है कि बेगार की प्रथा चलती थी, तो ये भी उसका कारण था। डी कह रहा है कि सेना में भर्ती होने का दबाव, तो ये गलत था। सेना में भर्ती होने का जो दबाव था वो एका आंदोलन का कारण नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसकी हम लोग बात करें तो राजगुरु को जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी की सजा दी गई थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आनंद मठ को जो है वो बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी। तो दास व्यापार जो है वो लॉर्ड एरनबरो के कार्य में समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही सनवत के स्थान पर हिजरी सनवत की शुरुआत की थी। तो हिजरी सनवत की जो शुरुआत है वो किया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। तो राय रायन जो उपाधि है वो राजा रामचंद्र को दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है। तो बौद्ध विहारों के विशालतम समूह की हम लोग बात करें तो यह जुन्नार में मिलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमार्क सिक्के किस धातु के हैं। तो बिहार में जो है सबसे प्राचीन आहत सिक्के चांदी के मिले हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में मिलते हैं। तो ये जो चारों देवताओं के नाम हैं वो मिलते हैं बोगाज कोई अभिलेख में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि पंचाथिक पूछ रहा है, तो पंचाथिक जो होते हैं वे पाशुपत्य संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा मिलती है। तो भारतीय इतिहास में जो है वो कुल 14 विक्रमादित्य की चर्चा मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 14वां विक्रमादित्य जो था वो हेमू था। ध्यान रखिएगा कि हेमू ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और यह 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसका
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 9वीं शताब्दी के मध्य सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में से किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है? तो रुहमा जो है वो कहा गया है पाल वंश के साम्राज्य को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित है? तो वसुमित्र जो है वो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से दशराग युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो दशराग युद्ध जो है वो 10 राजाओं का युद्ध था और इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आइए इसको देखते हैं। पहला दिया गया है नंद वंश। तो नंद वंश की हम लोग बात करें तो इसका जो काल था वो था 344 ईसा वर्ष पूर्व से 323 ईसा वर्ष पूर्व। उसके बाद से दूसरा दिया गया है शुंग वंश। तो शुंग वंश के काल की हम लोग बात करें तो यह 184 ईसा वर्ष पूर्व से 75 ईसा वर्ष पूर्व तक इसका कार्यकाल था। उसके बाद से मौर्य वंश दिया गया है। तो मौर्य वंश के कार्यकाल की हम लोग बात करें तो मौर्य वंश का कार्यकाल था 323 ईसा वर्ष पूर्व से 184 ईसा वर्ष पूर्व। चौथा जो दिया गया है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश जो था उसका कार्यकाल था 544, ध्यान रखिएगा कि 544 ईसा वर्ष पूर्व से 412 ईसा वर्ष पूर्व इसका काल था। और जब इसको कालक्रम के अनुसार हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहला जो वंश आ जाएगा वो आ जाएगा हर्यक वंश। उसके बाद से हर्यक वंश के बाद से जो आ जाएगा इसमें नंद वंश। हर्यक वंश के बाद से आ जाएगा नंद वंश। नंदों के बाद से इसमें आ जाएगा मौर्य वंश। ध्यान रखिएगा मौर्य वंश, और मौर्यों के बाद से आ जाएगा शुंग वंश। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4132, 4132 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ मूल अधिकार दिया गया है और दूसरे तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। तो मूल अधिकारों की हम लोग बात करें तो ये जो है वो भाग 3 में वर्णित किया गया है और मूल अधिकारों को जो है वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए पहला देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार की हम लोग बात करें तो यह जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह जो है 1922 के अंतर्गत दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो है वो 23-24 में दिया गया है, अनुच्छेद 23-24 में। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चौथा डी कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है 25 से 28 के बीच दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? तो यह जो रीट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है लोक लेखा समिति के संबंध में। तो आइए इसको देखते हैं। लोक लेखा समिति जो है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा से जो इसमें शामिल होते हैं वो सदस्य होते हैं 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। दूसरा कह रहा है कि कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। मंत्री जो है वो लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होता है। तीसरा जो कह रहा है डी कह रहा है चौथा कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, तो यह गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। भारत के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो भारत में जो निर्वाचन होते हैं उसके अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण जो है वो निहित है भारत के निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के निर्वाचन आयोग की हम लोग बात करें तो यह अनुच्छेद 324 में वर्णित किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है 32, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में कहाँ है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो नीति निदेशक तत्व में वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है आयरलैंड, ध्यान रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है और यह भाग 4 में है। इसको भी ध्यान रखना है कि यह भाग 4 में इसको रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 33, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो यह जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया और तब इसमें जो है वो 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में जो है इसमें 11 मूल कर्तव्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि हुंड्रू प्रपात, तो हुंड्रू प्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि चचाई प्रपात, तो चचाई प्रपात जो है वो बिड्स नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि धुआंधार प्रपात, तो धुआंधार प्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि बूढ़ा घाघ प्रपात, तो बूढ़ा घाघ प्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित नहीं है। अगर बूढ़ा घाघ प्रपात की हम लोग बात करें तो लोध प्रपात, ध्यान रखिएगा कि लोध प्रपात को ही बूढ़ा घाघ प्रपात के नाम से जाना जाता है और यह जो है वो झारखंड में स्थित है। इसको भी ध्यान रखना है कि यह झारखंड में स्थित है और यह जो है वो कोयल की सहायक नदी, इसको भी ध्यान रखिएगा कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो है उस पर यह स्थित है और उस नदी का जो नाम है वो बूढ़ा नदी है। ध्यान रखिएगा कि बूढ़ा नदी जो है इस पर यह बूढ़ा घाघ प्रपात स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो गलत सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो लाल मिट्टी जो है उसका प्रमुख कारण होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है? तो रेड इंडियन जनजाति जो है वो उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका की यह मूल निवासी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है तो ये जो है वो भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो शेषाचलम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत की हम लोग बात करें तो उसमें जो है वो जयलेपला, बोमडिला और दीफू दर्रा, ये तीनों जो है वो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, लेकिन नीति दर्रा जो है यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है वो मणिपुर में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा कि नीति दर्रा मणिपुर में स्थित है और इसके साथ साथ माना दर्रा भी जो है वो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 41, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है वो सीमा बनाने का कार्य पिरेनीज जो पर्वत है वो करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचभद्रा झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? तो एसपीएम जो है वो निर्दिष्ट करता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को। ध्यान रखिएगा कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है एसपीएम होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है? तो कीट भक्षी पौधा जो है वो ड्रोसेरा जो है वो कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46 नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह जो है वो एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह हार्मोन जो है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 48 डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो डीपीटी की हम लोग बात करें तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, इन तीनों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 49 निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह का तत्व नहीं है? तो पी ब्लॉक समूह का तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो पी ब्लॉक का नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये तीनों जो है वो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो समाप्त हुए। तो साथियों हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बीएसएससी इंटर स्तरीय और बिहार एसआई के लिए महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस और साथ ही साथ सिपाही के लिए भी सेट प्रैक्टिस चलाए जा रहे हैं। तो चलिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।